स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल सीट बंटवारे को लेकर के जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर आरजेडी में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया इस बार कुछ अलग है। पार्टी ने पारंपरिक पैटर्न से हट करके एक नया तरीका अपनाया है। इस बार उम्मीदवार तय करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे कराया गया है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने एक निजी एजेंसी को सौंपी है। इस सर्वे को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में विधानसभा वार जातीय स्थिति को समझने पर फोकस किया गया है। इस दौरान ये देखा गया है कि किस जाति के उम्मीदवार को दूसरी जाति के मतदाता स्वीकार करेंगे या नहीं। वहीं पर साथ ही किसी विशेष जाति की संबंधित सीट पर कितनी स्वीकार्यता है इसका भी आकलन किया गया है। वहीं पर दूसरे चरण में सीटवार संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है। जब प्रत्येक सीट के लिए 3 नाम चिन्हित किए गए हैं जिनके विभिन्न जाति समूह में सबसे अधिक स्वीकार्यता हो, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हों। इस तरह पार्टी का फोकस केवल जातीय समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा चेहरा व्यापक समर्थन, यानी कि किस चेहरे पर लोग भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, किस चेहरे पर लोग भरोसा कर पा रहे हैं और लोग किसे ज्यादा पसंद कर पा रहे हैं। अब तक आरजेडी में उम्मीदवार चयन का जिम्मा पार्टी संगठन और फिर उसका थिंक टैंक संभालता था। इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने बायोडाटा पार्टी संगठन के विभिन्न मंचों पर सौंपते थे। इसके बाद थिंक टैंक उन पर विचार करता और अंतिम नाम तय करता था। वहीं पर इस बार सर्वे आधारित चयन को अहमियत दी जा रही है, लेकिन बायोडाटा जमा करने की पुरानी परंपरा अब भी जारी है। वहीं पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इस प्रक्रिया से संगठन को स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की सक्रियता दोनों का अंदाजा मिलता है। दोस्तों बिहार में मौसम में बदलाव को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां आपको बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और फिर उत्तर मध्य भागों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण बिहार के मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है और 27 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 6 जिलों जमुई, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत अन्य इलाकों में भी छिटपुट बारिश की संभावना है, जहां पर आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं पर अगले 24 घंटे में राज्य के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। जबकि जमुई, बांका, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और फिर मधुबनी में तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। जब पिछले 3 दिनों में बिहार के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधि कमजोर हुई है। वहीं पर मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर के पूजा पंडाल और समिति के लोग सावधान हो गए हैं। जब मूर्तियों को बचाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। पंडालों को तिरपाल से ढक दिया गया है। कई पंडालों में काम चल रहा है। उधर पूजा समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भी पंडाल में बारिश से बचने की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर के पूजा समिति की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उन लाखों अभ्यर्थियों को भी संबोधित किया जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के लंबे समय से सवाल उठा रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीपीएससी ट्राई 4 भर्ती में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि इस चरण में केवल 26,000 वैकेंसी ही निकाली जाएगी। वहीं पर इससे पहले छात्रों ने 1,20,000 पदों की मांग को लेकर के पटना में कई बार प्रदर्शन किया था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बाकी खाली पड़े पदों को अगले चरण में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जिन पदों की वैकेंसी निकलेगी उन्हें बीपीएससी ट्राई 5 परीक्षा के लिए भरा जाएगा, यानी कि ट्राई 4 में केवल 26,000 पदों पर ही नियुक्तियां होगी, जबकि बचे हुए पद अगली परीक्षा में समाहित किए जाएंगे। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। जहां 1995 मामले में लालू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वे बार बार अपनी बातें दोहरा रहे हैं जो पहले भी कई बार कह चुके हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि 1995 में एक गैंगवार की घटना के बाद लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया था। उस दौरान उनके परिवार के 22 लोगों को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी हस्तक्षेप किया था और तत्कालीन राज्य सरकार पर पेनल्टी लगाई थी। इतना ही नहीं, सरकार को बाद में इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे इस विषय पर हमेशा से पारदर्शिता के साथ अपनी बातें रखते आए हैं और फिर आज भी जनता के सामने वही सच
दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस दौर में किस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद की सरकार ने उस समय विपक्ष को दबाने और फिर डराने की नीयत से उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, लेकिन सत्य की जीत हुई और फिर उनके परिवार के लोगों को न्याय मिला। वहीं पर डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर को राजनीति में बयानबाजी करने से पहले तथ्यों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो लोकप्रियता पाने के लिए या सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी के खिलाफ निराधार आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नैतिकता और फिर सच्चाई को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और झूठे आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। बट सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और फिर पारदर्शिता के लिए रहा है। जब वे चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को सच्चाई से रूबरू कराया जाए ताकि आने वाले समय में इतिहास दोहराया ना जा सके। उन्होंने दोहराया है कि उनके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उसे उन्होंने बार बार जनता के सामने रखा है और भविष्य में भी रखते रहेंगे। वहीं पर इस तरह डिप्टी सीएम का ये बयान साफ करता है कि वे प्रशांत किशोर की आलोचना को गंभीरता से लेते हुए भी अपने पुराने अनुभव और फिर संघर्ष को ही आधार बना करके जनता को संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक के आदेश पर एनडीए के घटक दल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पुलिस रिकॉर्ड में जातियों का उल्लेख न करने का निर्णय उचित है, लेकिन जाति आधारित संगठन के निर्माण और फिर जातियों की रैली पर रोक के आदेश को वे उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी जाति आधारित गणना करा रही है, उसमें जाति का जिक्र होगा। उन्होंने कहा है कि सच से भला कैसे इनकार किया जा सकता है कि आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। रोक लगाने से पहले जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना होगा, तब जातीय संगठन और फिर रैलियों की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष सुमन ने कहा कि देश और फिर राज्य में आरक्षण की व्यवस्था तो है ही, उसके लिए तो जाति बतानी ही पड़ेगी। आदेश के अनुसार सरकारी दस्तावेजों में जाति का जिक्र नहीं भी करेंगे, मगर जाति प्रमाण पत्र की जरूरत तो पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि दलित पिछड़े समाज की एकजुटता के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम और फिर सम्मेलनों की जरूरत होती है। सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाना उचित नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उधर जेडीयू ने भी कहा है कि बिहार में ये कोई भी समस्या नहीं है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास का मॉडल बना दिया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस मिला है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक चौधरी ने मंगलवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए 200 करोड़ के भ्रष्टाचार और फिर जमीन घोटाले के आरोपों के जवाब में की गई है। इस मामले में अब अदालत ने प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने का समन जारी किया है। वहीं पर आपको बता दूं कि अशोक चौधरी ने प्रेस बयान में कहा कि प्रशांत किशोर के आरोप तथ्यहीन और फिर राजनीतिक रूप से प्रेरित। उन्होंने अपनी बेटी और फिर समस्तीपुर से सांसद संभावित चौधरी पर लगाए गए बेनामी संपत्ति के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। अशोक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस संपत्ति की बात हो रही है वो 21 फरवरी 2021 को संभावी ने अपने वैध कमाई से खरीदी और फिर ये संपत्ति उनके चुनावी हल्फनामे में भी दर्ज है, इसलिए बेनामी का आरोप पूरी तरीके से निराधार है। दरअसल बात यह है कि प्रशांत किशोर ने एक जनसभा में अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे करीबी बताया और आरोप लगाया है कि उन्होंने व्यक्तिगत सचिव योगेंद्र दत्त के नाम से साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी, जिसे बाद में 2021 में 34 लाख रुपए में संभावी के नाम ट्रांसफर कर दिया। जब प्रशांत किशोर का दावा है कि लेन देन में केवल 10 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर हुए हैं और इनकम टैक्स नोटिस के डर से बाकी 25 लाख रुपए बाद में ट्रांसफर किए गए। उन्होंने इसे बेनामी ट्रांजेक्शन करार दिया है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने केवल अशोक चौधरी ही नहीं बल्कि एनडीए के 3 अन्य नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसमें शामिल है मंगल पांडे, संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने इन तीनों आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर को ही हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके महिलाओं को पहली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि सीधी भेज दी जाएगी। इस चरण में कुल 7,500 करोड़ का वितरण किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों की 1,11,66,000 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त मिलेगी। यह योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। दी गई ये 10,000 रुपए की राशि का उपयोग महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने जैसे खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई या फिर अन्य लघु उद्योगों में निवेश के लिए कर सकेंगे। इससे वे आत्मनिर्भर बनेगी और फिर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकेगी।
दोस्तों महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के टेंशन सामने आई है। जब सीटों पर समझौते के उद्देश्य से महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक आनंद फानन में हुई कल, ये बैठक तेजस्वी के सरकारी आवास पर हुई, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से तेजस्वी उसमें सहभागी नहीं हुए, इसलिए समिति सीट साझेदारी और फिर घोषणा पत्र के संदर्भ में ठोस निर्णय नहीं ले सकी। वहीं पर अंदर खाने के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के दावे के कारण सीट बंटवारे के अटके मामले पर अब राजद को सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की आशा है। वहीं पर कांग्रेस और फिर राजद के कुछ नेता चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात कराई ताकि गतिरोध समाप्त हो सके। वहीं पर मंगलवार की बैठक में राजद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, सांसद संजय यादव और बाकी कई सारे नेता वहां पर मौजूद रहे। दोस्तों आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव परिवार और फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तेज प्रताप यादव चुनावी तैयारियों के बीच तेज प्रताप यादव ने विपक्षी नेताओं पर हमला तेज कर दिया। वहीं पर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने सीधे दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सीधे चुनौती दे डाली है। तेज प्रताप यादव ने चुनौती दी है कि अगर दम है तो फिर चिराग पासवान अकेले दम पर चुनाव लड़े। अपनी अलग पार्टी से बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान से सवाल किया है कि अगर उसमें हिम्मत है तो फिर वे भाजपा के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं। यदि चिराग पासवान वास्तव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें पहले भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें दम है तो भाजपा से अलग होकर के सभी सीटों पर चुनाव लड़ करके दिखाएं, पता चल जाएगा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अपना राजनीतिक अभियान जनशक्ति दल जनता दल के नाम से चला रहे हैं और फिर उन्होंने बिहार के छोटे दलों के साथ गठबंधन भी किया है। उनकी योजना महुआ सीट से चुनाव लड़ने की है। तेज प्रताप यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस पेज को उनकी IT टीम ने तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता से सीधे जुड़ना है। ये नया मंच उनके और समर्थकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में मदद करेगा। दोस्तों चुनाव आ रहे हैं, नेता लगातार भगवान के दर्शन करते हुए देखे जाते हैं। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां पर सांसद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा दुर्गा का फोटो लगाकर के आशीर्वाद मांगने पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मां कपूत को आशीर्वाद नहीं देती। उन्होंने आगे कहा है कि हे मां, लालू जी के खानदान को फिर से कभी सत्ता में नहीं आने दीजिए। वहीं पर तेजस्वी यादव द्वारा दुर्गा का फोटो लगा करके आशीर्वाद मांगने पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव जी से निवेदन करूंगा कि मां कपूत को आशीर्वाद नहीं देती। अगर देवी दुर्गा उन्हें आशीर्वाद देवी दे तो फिर जीवन भर सत्ता का सूरज भी नहीं पाएंगे। उनके पिताजी ने बिहार के साथ जो किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि सच्चा बेटा दुर्गा से आशीर्वाद मांगता है कि लालू परिवार दोबारा सत्ता में ना, वरना बिहार में वही लौट आएगा जब बहु बेटियों की इज्जत खतरे में थी। बेगूसराय से पूर्णिया तक लोग डर के साए में रहते थे और पूरा बिहार पुलिस के बल पर चलता था। तेजस्वी जी ने गलत आशीर्वाद मांग लिया। दोस्तों मुकेश सहनी ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है जिसमें महागठबंधन के घटक दलों में मतभेद की बात सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महागठबंधन में बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कहीं कोई भी मतभेद नहीं है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आज हुए पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि बिहार में लाठी तंत्र की सरकार है। छात्र नौकरी के लिए जब सड़कों पर उतरते हैं तो फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है। आज तो तब हद हो गई जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवक कांग्रेस के नेताओं पर लाठी जी गई। उन्होंने जोर देकर के कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव के समय हो बिहार की याद आती है। जब चुनाव समाप्त होने के बाद वे भी गायब हो जाते हैं। भाजपा और फिर जेडीयू की जोड़ी को बिहार की जनता पहचान चुकी है और अब उन्हें जनता कभी भी सत्ता में नहीं सौंपने जा रही है। वहीं पर वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने आगे जीएसटी स्लैब में परिवर्तन को लेकर के कहा कि ये जीएसटी भी भाजपा सरकार ही लाई थी और फिर अब उसमें कटौती करके खुद अपना पीठ भी थपथपा रही है। जीएसटी के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि 8 साल तक उसने गरीबों से टैक्स वसूल किया है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के एआईएमआईएम ने एंट्री का ऐलान कर दिया है। जब पार्टी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सीमांचल पर खास फोकस करने वाली है, जिसके तहत एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 24 सितंबर से यानी कि आज से सीमांचल नई यात्रा निकाल रहे हैं। जब यात्रा के क्रम के अनुसार पहले ही दिन ओवैसी यात्रा 9 स्टॉपेज के मंच से जनता को संबोधित करें। एआईएमआईएम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा 24 से 27 यानी कि 4 दिन तक होगी। इसके जरिए एआईएमआईएम अपनी चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाली है। सीमांचल न्याय यात्रा किशनगंज से होकर होगी और यात्रा के दौरान ओवैसी क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में रोड शो और फिर नुक्कड़ सभा करेंगे। आपको बता दूं कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार में सीमांचल के पिछड़ेपन को हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा बनाते रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया यानी कि बिल पेश किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सीमांचल क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की मांग की।
अनुमान है कि इसे वे यहाँ पर चुनाव में भी अहम मुद्दा बना सकते हैं। वो आपको बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और फिर सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती। पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ऐसे संकेत हैं कि कई प्रभावशाली नेता और फिर सामाजिक कार्यकर्ता AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वहीं पर माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार चुनाव में आना एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर AIMIM की वजह से एनडीए को फायदा हुआ था, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए थे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव से पहले एंट्री करना एक चुनौती माना जा रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ओवैसी के कहने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने सीमांचल के पिछड़ेपन और फिर उपेक्षा पर प्रकाश डाला था। उसमें सांकेतिक तौर पर अपनी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कराने की बात कही थी। हालांकि इसका आरजेडी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला था। दोस्तों, चिराग पासवान ने हर जिले में कम से कम एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया। आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने हर जिले में कम से कम एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। जहां मंगलवार को पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की है कि चिराग पासवान ने अपनी इस योजना से एनडीए के शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन सीटों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोजपा रामविलास की स्थिति मजबूत है और फिर जहां पर पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जहां वहीं पर बैठक में यह भी तय हुआ है कि पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेगी। जहां संभावित उम्मीदवारों और फिर विधानसभा क्षेत्र का चयन करके उसकी सूची को अंतिम रूप देने और फिर उसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपने की जिम्मेदारी हुलास पांडे को सौंपी गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर अहम फैक्टर साबित होते दिख रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने 3 साल बिहार का दौरा करने के बाद अपनी जनसुराज पार्टी की स्थापना की थी। आगामी विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने के उनके लक्ष्य की पहली परीक्षा होगी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में अपनी पार्टी के प्रचार अभियान के बारे में बात की है और बताया है कि उन्हें क्यों नहीं लगता है कि चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन समीक्षा, कांग्रेस की वोट चोरी के आरोप या फिर भाजपा का घुसपैठिया प्रचार इन चुनाव में असली मुद्दे हैं। अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने वोट चोरी से लेकर के राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, सीएम नीतीश कुमार के शासन और फिर बिहार की समस्याओं समेत अहम मुद्दे पर खुल करके अपना पक्ष रखा है। जब वहीं पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसे यात्रा कहना सरासर गलत होगा। मीडिया उन्हें इसलिए ज्यादा तवज्जो देता है क्योंकि वे एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। 3 साल से बिहार के कोने कोने में घूम रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि चाहे राहुल गांधी की वोट चोरी की बात हो करें या फिर प्रधानमंत्री मोदी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों की बात करें, बात यह है कि इसमें से कोई भी बिहार राज्य से पलायन, बेरोजगारी या फिर शिक्षा की स्थिति के बारे में बात नहीं कर रहा है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 11 साल से ज्यादा समय से सरकार में है। अमित शाह एक कुशल गृह मंत्री माने जाते हैं। उनके मजबूत नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित मानी जाती है। फिर घुसपैठी किशनगंज या फिर अररिया या फिर कहीं से भी कैसे घुस आते हैं। पहले अमित शाह घुसपैठ रोकने में अपनी नाकामी स्वीकार करें या फिर हम घुसपैठियों की बात करेंगे। राहुल गांधी कुछ जिलों में घूम घूम करके और फिर वोट चोरी की बात करके क्या हासिल करना चाहते हैं। उन्हें संसद का घेराव करना चाहिए और फिर दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने धरना देना चाहिए। वहीं पर बिहार में SIR और फिर वोट छीनने के दावे पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिसके पास भी वैध दस्तावेज है वो वोट देने का अधिकार हकदार है। इसके पास आधार कार्ड है वो मतदाता है। आधार कार्ड पर काफी बहस हुई, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस का निपटारा कर दिया। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि किसी का वोट देने का अधिकार छिन जाएगा वो मूर्ख है। दोस्तों, बिहार में 20 और मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। अब तक 5,20,000 टीचरों की बहाली हो चुकी है, ये कहना है नीतीश कुमार का। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। अब तक 5,20,000 टीचरों की बहाली हो चुकी, आगे भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि हमारी सरकार में कब्रिस्तानों और फिर पुराने मंदिरों का घेराबंदी कराया गया है। बिहार के लोग अमन चैन से रह रहे हैं। अपने संबोधन में आगे कहा है कि बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जब कुछ जिलों में खुल गया है और फिर बिहार में 20 की तादाद में मेडिकल कॉलेज खुलना। वहीं पर राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीच में इधर उधर भटक गया था किसी कारण से, लेकिन अब नहीं होगा।
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और फिर कार्यकर्ता से लेकर के मंत्री नेता तक उसी में व्यस्त। लक्ष्य जीत का है और इधर स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे, कोई देखने वाला। पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर मरीज के परिजनों का कहना है कि सही इलाज नहीं हो पा रहा, बिना इलाज के लौट रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी व्यवस्था पर अस्पताल का कोई अधिकारी बोल नहीं रहा है। जहाँ उपाध्यक्ष कहते हैं कि अधीक्षक बयान देंगे और फिर उपाध्यक्ष कार्यालय में मिलते नहीं है, या इतना छोड़िए फोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे से तो लोग यही कहेंगे कि चुनाव छोड़िए और जरा इधर ध्यान दीजिए। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला किया है। अमित मालवीय ने नवरात्र में मछली खाने से लेकर के कलम फेंकने और पितृपक्ष में सियासी यात्रा तक को लेकर के आरजेडी नेता पर निशाना साधा है। जहाँ पर अमित मालवीय ने लिखा कि तेजस्वी यादव ने पहले नवरात्र में मछली खा करके दुर्गा देवी का अपमान किया, फिर कलम फेंक करके सरस्वती का। जहाँ पर पितृपक्ष में दुनिया भर से लोग गयाजी में अपने पूर्वजों की आत्मा को की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं, उन्हीं दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी चुनावी यात्रा निकाली। फिर सीता की धरती पर देवी पक्ष शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी की देवतुल्य माता जी को अपने मंच से अभद्र गालियां दिलवाई। आगे वे लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बिहार के सामाजिक ताने बाने से इतना विमुख हो, वह बिहार को कभी स्वीकार नहीं होगा। जब उस पर लालू के जंगल राज का वह भयानक दौर, जिसका स्मरण आज भी दिल दहला देता है। बिहार पर तब जो जुल्म हुए उन्हें कोई बिहारी आज तक नहीं भूला है। बिहारियों के सम्मान के लिए बिहार में फिर से एनडीए सरकार जरूरी है। दोस्तों, अभी सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे। दरअसल इसको ये सवाल सबके मन में है, आपके भी मन में होंगे। आपको बता दूं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव कब और कितने चरणों में होंगे। इस बीच खबर है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग की टीम के साथ इस हफ्ता बिहार का चुनाव करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ आगामी सप्ताह राज्य के चुनावी हालात का जायजा लेगी। सीईसी के इस दौरे के साथ ही राज्य में यानी कि बिहार में चुनाव की औपचारिक उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार दशहरा और दीपावली के बीच कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। आयोग को 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन करना है, इसलिए ये समय सीमा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार छठ पूजा भी चुनावी कार्यक्रम के बीच आ सकती है, जिसे तारीखों के निर्धारण को लेकर के सावधानी बरती जा रही है। पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी निर्भर करता है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होनी है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही आयोग औपचारिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे। पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर, तीसरा चरण 7 नवंबर को था। इस बार भी 5 से 15 नवंबर के बीच 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आने वाले समय में बिहार देश का इंडस्ट्रियल हब बनकर के उभरेगा। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सतत प्रयासों से बिहार आने वाले दिनों में देश का इंडस्ट्रियल हब बनकर के उभरेगा। विजय सिन्हा ने बयान जारी करके कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और फिर निर्णयों से राज्य के लोगों, खास करके युवाओं में आगे बढ़ने की ललक और गतिशीलता आई है, जिसका व्यापक लाभ आने वाले दिनों में प्रदेश को मिलेगा, यानी कि बिहार को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों से आम लोगों को सशक्त करने की बहुमुखी प्रयास किए हैं। मिसाल के तौर पर वस्तु के वास्ते यानी कि जीएसटी सुधारों से घरेलू बचत को बढ़ावा मिलने के साथ छोटे और फिर मध्यम स्तर के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा कर 18% से घट करके 0 कर, वाहनों पर 28% से घट करके 18%, ट्रैक्टर पर 12% से घट करके 5%, कला एवं सांस्कृतिक सामग्रियों पर 12% से घट करके 5% जीएसटी होने से लघु, कुटीर एवं माध्यम उपक्रम आधारित उद्योगों को नई ताकत मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रशांत किशोर के पास कितनी डिग्रियां हैं, कौन कौन से डिग्री है, कितने पढ़े लिखे हैं? प्रशांत किशोर के एजुकेशन को लेकर के आखिर बवाल क्यों मचता है? इन सवालों का भी जवाब इस खबर में आपको देने वाले हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वह प्रशांत किशोर यानी कि पीके। कभी चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर आज जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चेहरे बन चुके हैं, लेकिन इन दिनों
सोशल मीडिया पर उनकी राजनीतिक रणनीति से ज्यादा उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठ रहे हैं। अक्सर प्रशांत किशोर दूसरों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं की पढ़ाई और डिग्री पर तंज कसते हैं, लेकिन जब बात उनकी खुद की डिग्री पर आती है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। यही वजह है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता हमेशा विवादों में बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं प्रशांत किशोर खुद कितने पढ़े लिखे हैं। तो आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर का परिवार लंबे समय से शिक्षा और सेवा से जुड़े रहा है। उनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और उनकी पत्नी जाह्नवी दास भी पेशे से डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई है। उन्होंने स्कूली शिक्षा यहीं से पूरी की है और फिर पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि तबीयत खराब रहने की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी बीच में ही छोड़नी पड़ी। माना जा रहा है कि उन्होंने पटना के मशहूर साइंस इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। इसके बाद प्रशांत किशोर लखनऊ चले गए और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पढ़ाई का सिलसिला लगातार बाधित होता रहा। द लंदन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने खुद बताया था कि 12वीं के बाद उन्होंने 3 साल का ब्रेक लिया था और ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल तक पढ़ाई से दूरी बनानी पड़ी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि वो IIT की तैयारी से बचने के लिए दिल्ली आ गए थे। आगे चल करके उन्होंने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के साथ काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाह्नवी दास से हुई जिनसे बाद में उन्होंने शादी की। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे पटना साइंस कॉलेज के टॉपर थे। कई जगह ये दावा किया जाता है कि उन्होंने हैदराबाद से पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई की है और बाद में अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग या कोर्स किया है, लेकिन उनकी डिग्री को लेकर के ठोस और साफ जानकारी सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आई है। न ही प्रशांत किशोर खुद किसी मंच से ये स्पष्ट किया है कि उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आए दिन ये मुद्दा छिड़ जाता है। हालांकि चुनावी हल्फनामे में उन्हें अपनी डिग्री का खुलासा करना पड़ेगा। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर की शिक्षा पर विवाद क्यों खड़ा होता है। तो विवाद की असली वजह है प्रशांत किशोर का रवैया। जब वे अक्सर नेताओं पर सवाल उठाते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बिना राजनीति करने का क्या मतलब है। खास करके तेजस्वी यादव पर पीके कई बार ये कह चुके हैं कि जो खुद ठीक से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया वो बिहार का भविष्य कैसे तय करेगा। लेकिन जब उनसे उनकी खुद की डिग्री के बारे में पूछा जाता है तो वे इस पर ज्यादा खुल करके नहीं बोलते हैं। यही दोहरा रवैया विरोधियों और फिर सोशल मीडिया यूजर्स को हमला करने का मौका देता है। हाल के दिनों में ट्विटर जो अब X हो गया है और फेसबुक पर कई यूजर्स ने प्रशांत किशोर की डिग्री पर पोस्ट किए हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि प्रशांत किशोर दूसरों को ज्ञान तो देते हैं लेकिन खुद अपनी पढ़ाई के बारे में पारदर्शिता नहीं दिखाते हैं। वहीं पर उनके समर्थक कहते हैं कि प्रशांत किशोर का काम ही उनकी असली डिग्री है। उन्होंने जिन चुनाव की रणनीति बनाई वहाँ बड़े बड़े नेताओं को जीत दिलाई। वहीं पर प्रशांत किशोर की छवि और जनता की उम्मीदों पर बात किया जाए तो चाहे विवाद कितना भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने खुद को बिहार की राजनीति में गंभीर विकल्प के रूप में स्थापित कर लिया है। उनकी पार्टी जनसुराज जनता से जुड़े मुद्दों को उठा करके राजनीतिक जमीन बनाने में लगे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की डिग्री से जुड़ा विवाद उनके विरोधियों के लिए हथियार बना हुआ है। वहीं पर चुनाव के नज़दीक आते आते यह मुद्दा और भी गरमाने वाला है। जब प्रशांत किशोर की असली डिग्री क्या है ये आज भी आम जनता के लिए एक रहस्य है। वे खुद इस पर खुल करके बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में ये सवाल बार बार उठता रहेगा क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद ही दूसरों की पढ़ाई लिखाई को मुद्दा बनाया है। अब देखना यह होगा कि चुनावी समर में उनकी रणनीति ज़्यादा असर दिखाती है या उनकी डिग्री पर उठ रहे सवाल जनता के बीच उनकी छवि को कमजोर करते हैं। किशनगंज में 125 साल से भारत में रह रहे ईरानी मूल के शिया मुस्लिम समुदाय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किशनगंज के मोतीबाग करबला इलाके में रहने वाले इस समुदाय के करीब 18 लोगों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस मिला है, जिसमें उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की बात कही गई है। नोटिस मिलने के बाद पूरे समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल है। दरअसल बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत पूरे बिहार में करीब 3 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जहां इसमें ज्यादातर सीमावर्ती जिलों नेपाल और फिर बांग्लादेश से लगे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। किशनगंज का मोतीबाग करबला भी उसी लिस्ट में है। यहाँ करीब 600 ईरानी मूल के लोग रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कई लोगों को फिर से दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। यह ईरानी समुदाय खुद को हिंदुस्तानी ईरानी कहता है और फारसी भाषा बोलता है। इनका इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पूर्वज मुगल काल में ही व्यापार और सहयोग के लिए ईरान से भारत आए थे। घोड़ों और ड्राई फ्रूट का व्यापार करते करते हुए किशनगंज में बस गए, लेकिन आज उनके भारतीय होने पर ही सवाल उठ रहे हैं। यह मोतीबाग करबला वार्ड नंबर 5 के निवासी एहसान अली बताते हैं कि उनका परिवार 1902 से यहीं रह रहा है। कई पीढ़ियां गुजर गई है, लेकिन अब उनके परिवार को विदेशी साबित करने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं पर वार्ड नंबर 7
फसाद के रत्न व्यापारी हैदर अली का कहना है कि वोटर आईडी न होने की वजह से उन्हें कारोबार में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होटल से लेकर के अन्य राज्यों में कारोबार तक हर जगह पहचान पत्र मांगा जाता है। महिलाएं भी इस संकट से अछूती नहीं है। कश्मीरी बेगम कहती है कि सभी जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद उन्हें नोटिस मिला है। उनका आरोप है कि ये स्थानीय राजनीति और फिर साजिश का हिस्सा है, जब प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। किशनगंज के एडीएम अनिकेत कुमार का कहना है कि ये फिलहाल जांच का विषय है। 25 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने का समय है और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। लेकिन समुदाय का कहना है कि ये महज औपचारिकता है और उन्हें परेशान करने का तरीका है। इस बीच ईरानी समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट और फिर चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे भारतीय हैं और भारत में ही उनका भविष्य है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया ने उनकी पहचान और नागरिकता दोनों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर के किशनगंज का ये मामला केवल एक समुदाय का नहीं है, ये बिहार में चल रही उस पूरी प्रक्रिया का आईना है जिसमें दशकों से भारत में रह रहे लोगों को भी विदेशी साबित करने का डर सताने लगा है। ईरानी समुदाय की ये लड़ाई अब केवल वोटर लिस्ट में नाम बचाने की नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।